आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की जो पहली अध्याय है विकास, इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसे जानने के लिए इन 4 टॉपिक्स का सहारा हम लेंगे। सबसे पहली बात जो इस लेसन में हमें जाननी है वो है विकास के वायदे। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से विकास के जो मायने हैं वो अलग अलग इंसान के लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के लिए विकास के मायने एक ही हो। किसी एक के लिए विकास दूसरे के लिए अभिशाप बन जाता है, या एक के लिए जो विकास है वो कहीं ना कहीं दूसरे के परेशानी का कारण बनता है। तो ये किस प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे राष्ट्रीय विकास एवं राष्ट्रों में अंतर। इसके थ्रू हम जानेंगे कि राष्ट्रीय विकास का क्या अर्थ है और दो राष्ट्रों के बीच में किस प्रकार से विभेद किया जाता है। हम कैसे कह सकते हैं कि एक राष्ट्र विकसित है और दूसरा विकासशील है। हम इन पॉइंट्स के थ्रू जानेंगे। राष्ट्रीय आय के थ्रू जानेंगे, औसत या फिर प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति का सालाना जो इनकम होता है उसके माध्यम से भी हम दो राष्ट्र के बीच या दो देशों के बीच, दो राज्यों के बीच अंतर कर सकते हैं। इसके अलावा मृत्यु दर और जन्म दर, बच्चों के जन्म के साथ जो मृत्यु है उसके रेट को जानकर और जन्म दर को जानकर हम जान सकते हैं। इसके अलावा निवल उपस्थिति अनुपात, इसमें हम जानेंगे कि 5 साल से लेकर और 12 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूल में कितना उपस्थित होते हैं। इससे ये पता चलता है कि किसी देश की शिक्षा किस स्तर पर है। इसके बाद हम जानेंगे सार्वजनिक सुविधाएं, जिसमें हम जानेंगे स्वास्थ्य के बारे में, जिसमें हम जानेंगे संचार के बारे में और भी भिन्न भिन्न सुविधाओं के बारे में जानकर इस लेसन को जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में जानेंगे हम विकास की धारणीयता, कि हमें किस प्रकार से विकास को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर हमें किस प्रकार से विकास करना चाहिए कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी वस्तुओं का उपभोग कर सके। तो जानते हैं इन चारों टॉपिक्स के माध्यम से जो लेसन है आपका फर्स्ट लेसन विकास, और शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। शुरू करते हैं इस लेसन का फर्स्ट टॉपिक विकास के वायदे। यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य। इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विकास के जो मायने हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक जैसे ही हैं, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जितनी भी सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्या एक व्यक्ति के लिए या फिर अन्य व्यक्ति के लिए या हर एक व्यक्ति के लिए क्या वो वरदान है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति के लिए वो वरदान साबित हो जाए और दूसरे व्यक्ति के लिए वो अभिशाप बन जाए। तो हम कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स के थ्रू जानेंगे कि सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली जो परियोजनाएं हैं, सरकार के द्वारा जो हमें सुख सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं, वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। तो हम इस टॉपिक से जानेंगे कि ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा तय की गई नीति या सरकार द्वारा प्रदान किए गए सुख सुविधाएं हर व्यक्तियों के लिए एक ही मायने रखते हों, क्योंकि विकास के अलग अलग लक्ष्य हैं। वो किस प्रकार के लक्ष्य हैं ये मैं आपको इस टॉपिक से बताने की कोशिश करूंगा, और ये बताने की भी कोशिश करूंगा, ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जरूरी नहीं कि विकास के मायने हर व्यक्ति के लिए एक जैसे ही हों, अलग अलग भी हो सकते हैं। किसी के लिए विकास दूसरे के लिए या किसी एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए अभिशाप बन जाता है या परेशानी का कारण बन जाता है। वो किस प्रकार से, तो मैं यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो पॉस्को प्लांट और दूसरा है सरदार सरोवर परियोजना। सबसे पहले जानते हैं पॉस्को प्लांट के बारे में, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरदार सरोवर परियोजना जब शुरू की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ा एक निश्चित वर्ग को। तो यहाँ पे जानते हैं सबसे पहले पॉस्को प्लांट के बारे में। दक्षिण कोरिया की एक कंपनी, और ये भारत में चूंकि इसका एक अपना ही तरीका है विश्व में बाजार को स्थापित करने का, विश्व में अपने उद्योग को स्थापित करने का। ये कंपनी विश्व भर में घूम घूम कर
स्टील के अलग अलग क्षेत्रों को ढूंढने की कोशिश करती है और फिर वहां पर निष्कर्षण करके एक्सट्रैक्शन करके स्टील का और फिर बाकी देशों में बेचती है। उद्योग स्थापित करने के दो मायने भी हो सकते हैं, एक तो यहाँ के दूसरे देश के संसाधनों को उपयोग में करना, और दूसरा एक फायदा यह भी हो सकता है कि उस देश में जो बेरोजगारी है उसको कम किया जा सकता है लोगों को रोजगार देकर। पोस्को प्लांट द्वारा भारत में इसी सुख सुविधाओं को प्रदान करने के लिए एक अर्जी दी गई, जिसे उड़ीसा सरकार ने जो है कह सकते हैं कि उसे मान्यता दी और उन्हें आग्रह किया कि आप यहाँ आए और हमारे यहाँ उड़ीसा में अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। 3 से 4 हजार एकड़ में ये प्लांट स्थापित करना था और उड़ीसा के जिस स्थान पर इस प्लांट को स्थापित करना था वहां पर कई हजार कह सकते हैं हम कि जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी वर्ग के लोगों का निवास स्थान था। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि स्टील प्लांट लगाने से उड़ीसा सरकार को फायदा होने वाला था। स्टील प्लांट लगाने से जो बेरोजगारी की दर है उड़ीसा की वो कम हो सकती थी। स्टील प्लांट लगाने से लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता था। अतः एक ऐसा वर्ग जो पढ़ा लिखा है, एक ऐसा वर्ग जो इन कार्यों में संलग्न हो सकता है, उनके लिए ये फायदे का सौदा था। लेकिन एक वर्ग वो जो आदिवासी थे जिनके गृह स्थल पर, जिनके आवासीय स्थल पर इस प्लांट को लगाया जाना था, इससे उनका आवास छिन जाता। अब यह सवाल उठता है कि क्या उन आदिवासियों के लिए ये जो विकास है, क्या इसके मायने ठीक उसी प्रकार के रहे जैसे कि पढ़े लिखे वर्ग के लिए, जैसे कि उड़ीसा सरकार के लिए? नहीं, क्योंकि पॉस्को प्लांट को लगाने से उन हजारों आदिवासियों को अपना गृह त्यागना पड़ता, अपना घर त्यागना पड़ता, छोड़ना पड़ता। ऐसी स्थिति में पॉस्को प्लांट तो एक वर्ग के लिए वरदान है, लेकिन एक आदिवासी वर्ग के जो व्यक्ति हैं या आदिवासी वर्ग का जो समूह था या पूरा का पूरा समूह, उसके लिए वो अभिशाप बन के रह गया। तो विकास के दोनों के लिए अलग अलग मायने यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सामने आता है कि एक वर्ग के लिए वो विकास है, लेकिन दूसरे वर्ग के लिए वो अभिशाप बनकर पैदा हुआ। इसी प्रकार से सरदार सरोवर परियोजना के माध्यम से भी हम जानेंगे, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से कई सारे नर्मदा के मुख्य जो नदी है नर्मदा और उसके कई सारे सहायक नदी हैं, उन पर बांधों को बनाने की परियोजना शुरू की गई, जिसका नाम रखा गया सरदार सरोवर परियोजना। ये नर्मदा नदी के ऊपर बनाए जाने वाले बांध परियोजना से जुड़ा हुआ था। इसमें लगभग 30 बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना था, 135 मझोले बांध का और 300 छोटे बांधों का। अब यहाँ पर परिणाम अच्छे भी थे और बुरे भी थे। विकास के अलग अलग मायने यहाँ भी देखने को मिले। कैसे? यदि अगर हम अच्छे मायने की बात करें तो यदि ये बड़े बड़े जो बांध हैं, डैम्स हैं, उसको बना लिए जाते तो बिजली उत्पादन बहुत ज़्यादा अधिक होता और भारत को बिजली प्रदान किया जा सकता था। इसके अलावा उन क्षेत्रों में जहां सूखा पड़ता है वहां पर पानी की समस्या को पूरा किया जा सकता था। वहां पर पानी को इकट्ठा करके अलग अलग इलाकों में सिंचाई के लिए, कृषि के लिए उसको उपयोग में लाया जा सकता था। ये तो कुछ अच्छे परिणाम थे, लेकिन उस बांध के बनने से लगभग 250 ऐसे गांव थे जो डूबने के कगार पर आ गए। 250 ऐसे गांव थे जिनके लोगों को उनके आवास को त्यागना पड़ता, उनके आवास को छोड़कर वहां से जाना पड़ता। ऐसी स्थिति में ये जो नर्मदा बचाओ ये आंदोलन उनके द्वारा चलाया गया, ये जो सरदार सरोवर परियोजना है, ये अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग रूप से जो है विकास के मायने के रूप में सामने आया। कुछ वर्गों के लिए वो 250 गांव जो डूबने के शिकार हो गए, उनके लिए ये विकास नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें अपने हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी की दृष्टिकोण से या फिर अपने विकास की दृष्टिकोण से, तो इस परियोजना से हमें काफ़ी सारा लाभ हो सकता था या स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी सारा लाभ हो सकता था। तो यहाँ पे भी विकास के अलग अलग मायने हमें देखने को मिले। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलग विकास के लक्ष्य जो हैं भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न लक्ष्य जो है वो
सामने आते हैं। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। जानते हैं इस लेसन का दूसरा टॉपिक राष्ट्रीय विकास एवं राष्ट्रों में अंतर, विकास में अंतर हम कह सकते हैं। इस टॉपिक के माध्यम से हम जानेंगे कि दो राष्ट्रों के बीच में हम तुलना किस प्रकार से करते हैं। हम कैसे समझते हैं कि कोई देश या कोई राष्ट्र, कोई राज्य विकसित है और कोई राज्य अल्प विकसित है या कोई देश अल्प विकसित है। तो ये चार जो है हम कह सकते हैं कि आपको तरीके हैं जिससे हम जान सकते हैं कि कौन सा देश कितना विकसित है या कौन सा देश अल्प विकसित है या कौन सा देश जो है वो विकासशील है। तो यहाँ पे इन चारों टॉपिक को जानते हैं। सबसे पहले दिया गया है राष्ट्रीय आय। विश्व बैंक के यहाँ पर मैंने लिखा है WB अर्थात वर्ल्ड बैंक, और यहाँ WDR का मतलब है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक के विकास रिपोर्ट 2017 के माध्यम से मैंने यहाँ पर कुछ आंकड़े लिखे हैं जिससे पता चल सकता है कि कौन सा राष्ट्र जो है वो विकसित है और कौन सा अल्प विकसित या निम्न विकसित है। विश्व बैंक के WDR रिपोर्ट 2017 के माध्यम से ये तय हुआ कि जिन देशों की आय, जिन देशों का इनकम प्रति वर्ष $12,056 है वो देश विकसित कहलाएंगे, और जिन देशों की इनकम या आय $995 है वो निम्न विकसित या अल्प विकसित देश कहलाएंगे। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आंकड़े हमें बताते हैं कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा निम्न विकसित के कैटेगरी में आता है। अगर सेकंड बात करें हम तो औसत व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो विश्व डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अनुसार यहां पर दिया गया है कि यदि प्रति व्यक्ति आय एक वर्ष में किसी एक व्यक्ति की आय अगर 4,53,000 रुपए है तो वो देश, उस देश को हम विकसित देश कह सकते हैं। और ऐसा देश जिसका प्रति वर्ष आय, जिसके व्यक्ति के प्रति वर्ष की आय जो है वो सिर्फ और सिर्फ 37,000 रुपए है वो अल्प विकसित देश कहलाएगा। अर्थात पूरे 12 महीने में जो व्यक्ति कमाएगा वो 4,53,000 रुपए वो विकसित देश कहलाएगा, और पूरे 12 महीने में सिर्फ 37,000 अर्थात अगर हम एवरेज निकालें तो 3,000 प्रति महीने के हिसाब से अगर व्यक्ति कमाता है तो वो देश अल्प विकसित देश कहलाता है। अगर हम औसत आय की बात करें तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ मैंने लिखा है कि देश की जितनी भी आय होती है उसको देश की जनसंख्या से भाग करके हम एक व्यक्ति की आय निकाल सकते हैं, एक व्यक्ति का औसत आय निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी दो राज्य या किसी दो देशों के बीच के अंतर को बता सकते हैं। यहाँ पर हम राष्ट्रों के बीच के अंतर को बता रहे हैं। अगर हम तीसरे की बात करें तो जन्म मृत्यु दर, यहाँ पर हम बात करते हैं अगर बच्चा जन्म लेता है, शिशु जन्म लेता है और वो जीवित रहता है लंबे समय तक, वो देश, इसका अर्थ है कि वहां पर हर प्रकार के स्वास्थ्य से जुड़े हुए सुख सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए वो बच्चा सरवाइव कर गया, वो शिशु सरवाइव कर जाता है। लेकिन वर्ष में जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में एक वर्ष से पहले जितने बच्चे मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं वो जो रेट है वो कहलाता है मृत्यु दर। अर्थात कि ऐसा देश जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां पर जब बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा एक वर्ष से पहले ही जो है हम कह सकते हैं कि मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ऐसे देश को जहां पर हम बच्चों को जीवित नहीं रख पाते, ऐसे देश जिनका मृत्यु दर अधिक है, मतलब प्रति 1000 पैदा होने वाले बच्चों में मरने वाले बच्चों की अगर संख्या ज्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो देश अल्प विकसित है, और अगर मरने वाले बच्चों की संख्या कम है तो इसका अर्थ है कि वो विकसित देश कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम निवल उपस्थिति अनुपात की बात करें तो ये बताता है हमें कि कौन सा देश शिक्षा के मामले में अव्वल नंबर पे है या कौन सा देश शिक्षा के मामले में जो है बहुत ही आगे है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मैंने लिखा है कि 6 से 10 वर्ष या 5 से 12 वर्ष के बच्चे, जितने भी बच्चे मौजूद हैं और वो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के पश्चात उन्हीं के उम्र वाले बच्चे जितने उपस्थित होते हैं वो दर कहलाता है, वो अनुपात कहलाता है निवल उपस्थिति अनुपात। पूरे देश में उतने वर्ष के
बच्चे जितने भी हैं उनकी कुल संख्या और विद्यालय में उतने ही वर्ष वाले बच्चों के उपस्थित होने का जो अनुपात है वो कहलाता है निवल उपस्थिति अनुपात। तो इस प्रकार से अर्थात अगर हम निवल उपस्थिति अनुपात को हम निकालें फॉर्मूले से तो हम कह सकते हैं कि देश में इस वर्ष के जितने भी बच्चे हैं वो कुल संख्या बटे में जितने बच्चे उपस्थित होते हैं कक्षा में स्कूल में उसको अगर भाग कर दिया जाए तो निवल उपस्थिति अनुपात ज्ञात हो जाता है। इससे हम किसी राष्ट्र के किसी देश के बीच के अंतर को भी बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कौन सा देश ज्यादा विकसित है या कौन सा देश विकासशील है या फिर कौन सा देश अल्प विकसित है। तो इस प्रकार से ये सेकंड टॉपिक जो है आपका राष्ट्रीय विकास है वो राष्ट्रों के विकास में अंतर या राष्ट्रों में अंतर ये आपका कंप्लीट होता है। इस लेसन का थर्ड और फोर्थ टॉपिक है उसको मैंने एक साथ मर्ज किया है। थर्ड टॉपिक में सुविधाएं हैं और दूसरे टॉपिक जो फोर्थ लास्ट टॉपिक है आपका वो है विकास की धारणीयता। इन दोनों को मर्ज करके बताने की कोशिश करूंगा मैं। यहाँ पे अगर हम सुविधाओं की बात करें तो किसी देश में कोई देश कितना विकसित है या कोई देश कितना अल्प विकसित है वो उस देश द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले सुविधाओं पे डिपेंड करता है। अगर हम एक स्वास्थ्य की ही बात करें तो हम कहते हैं कि इटली अगर स्वास्थ्य सेवाओं में देखें तो जो इटली है वो दुनिया में सबसे नंबर 1 स्थान पर आता है, दुनिया में 1 स्थान पर आता है वो। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत ही ज्यादा है, वहां पर शिशु मृत्यु दर कम होगा। इसके अलावा वहां पर प्रसव के जितने भी खर्च हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा वो सरकार के द्वारा उठाया जाता है। अर्थात कि जन्म स्वास्थ्य की जितनी भी सुविधाएं हैं चाहे वो किसी बीमारी से जूझ रहा हो कोई व्यक्ति और चाहे वो महिलाओं के प्रसव का दौरान का काल हो, इन सभी खर्च को वहन करती है वहाँ की सरकार। इसका अर्थ है कि वहाँ की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा विकसित है इस मामले में हम कह सकते हैं स्वास्थ्य के मामले में। अर्थात कि वहाँ पर लोगों को चूंकि ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की गई है स्वास्थ्य को लेकर तो हम कह सकते हैं कि वो देश स्वास्थ्य के मामले में विकसित है। और जहाँ कम सुविधाएं प्रदान की गई हैं जैसे भारत में प्रसव के दौरान काल का जो व्यय है वो हमें खुद ही उठाना पड़ता है, सरकार के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता। तो इससे हम विकसित और अल्प विकसित या निम्न विकसित देशों के बारे में पता कर सकते हैं। और सुविधाओं को हम कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू जानकर हम कह सकते हैं कि कोई देश कितना विकसित होगा कि कोई देश कितना अल्प विकसित होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें विकास की धारणीयता तो विकास की धारणीयता संबंधित है सतत पोषणीय विकास से। अब सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? तो इस प्रकार से विकास करना, अपना विकास इस प्रकार से करना कि आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी हम रिसोर्सेज को संसाधनों को छोड़ सकें। ऐसा विकास ना करना कि हम अपने आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़े ही ना या फिर कोई भी रिसोर्स हम उनके लिए बाकी ना रखें। ऐसा विकास की धारणीयता नहीं है, विकास के लिए सोच नहीं है। विकास की सोच तभी बेहतर हो सकती है जब हम इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करें ताकि हमारे पर्यावरण को दूषित ना कर सके हम। इसके अलावा अपने पर्यावरण को बचा कर रख सके हम। जो पर्यावरण में मौजूद जो जीवनदायी गैस है ऑक्सीजन उसकी मात्रा को बैलेंस करके रख सके। इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेज अर्थात जो ओजोन परत है उसको अपघटित होने से या उसमें छेद होने से हम बचा सकें। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, परिणाम है जो विकास के करने से हो रहा है, परिणाम है जो विकास के करने से हमें परिणाम स्वरूप फलस्वरूप प्राप्त होता है। लेकिन इन चीजों को बर्बाद ना करते हुए, इन चीजों को खराब ना करते हुए अपने आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी हम आगे अपने यहाँ जो आज रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको छोड़ सके ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका वहन कर सके, उसका उपभोग कर सके। ऐसा विकास की धारणीयता कहलाती है या सतत
पोषणीय विकास कहलाता है। तो इस प्रकार से जो देश इस प्रकार से अपने संसाधनों का प्रयोग कर रहा है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका उपभोग कर सके, अपने पर्यावरण को दूषित ना करके फिर भी वो आगे विकसित हो रहा है, ऐसा देश विकसित देश कहलाएगा। ऐसे ही विकास को हम विकास की धारणीयता कह सकते हैं। तो ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। फर्स्ट लेसन आपके इकोनॉमिक्स का बहुत ही छोटा सा लेसन था और फर्स्ट लेसन, और इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस प्रकार से ये लेसन आपका खत्म होता है। इसमें एक एक नंबर, एक एक मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें शिशु मृत्यु दर क्या है, निबल उपस्थिति अनुपात क्या है, इसके अलावा औसत आय, राष्ट्र का औसत आय कैसे निकालते हैं हम। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बनेगा। तो इस प्रकार से आपका लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।